चुके हैं। अब आप जरा इनपुट टैक्स भी पढ़ लें ताकि मजीद बात आगे बढ़ सके। अब कौन सा टैक्स आ गया? इनपुट टैक्स आ गया। देखिए इनपुट टैक्स का जहां तक ताल्लुक है, इसको मैंने लेक्चर नंबर 3 कर दिया। अच्छा, जो मेरे यूट्यूब पे चैनल होते हैं उस लेक्चर का मतलब कभी ये नहीं होता कि 1.5 घंटे का लेक्चर पूरा, उसमें जहां नया टॉपिक शुरू होता है मैं उसको अलग नंबर दे देता हूँ ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी है। अच्छा, तो अब बच्चों, लेकिन आप लोग अपना काम कर रहे हैं, पूरा जो जो चीजें पढ़ी हैं उनको देखकर अपना वर्किंग पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, कुछ कामयाब होंगे तो फायदा हमें होगा। देखिए दूसरी कौमें कहाँ पहुंच गए, हम कितने पीछे रह गए, और उसकी वजह क्या है कि हम सब दूसरों पे तनकीद करते हैं, अपना काम पूरा नहीं करते। आप ईमानदारी से बताएं, जितना काम आज तक किया अगर आपने रोज जाके किया होता तो आज से बेहतर होते, आपके नहीं होते। और आपको पता है सीएम में वो बच्चा भी अक्सर कामयाब नहीं होता जो रोज का रोज काम करे। सीएम में सिर्फ वो बच्चा कामयाब होता है जो रोज का रोज काम करे लेकिन पिछला काम ना भूले। यानी असूली तौर पे जब 30 सितंबर को आप कह लीजिए 30 जुलाई को जब कोर्स खत्म होते हैं रूटीन में, या मैं कहता हूँ मैं 7 अगस्त को 10 अगस्त को खत्म कर दूंगा, तो उस असूली तौर पे क्या होना चाहिए? असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि अगले दिन मॉक लिया जाए और आपको सारा कोर्स आता हो। तो यहाँ जो आधे से ज्यादा कौन पता है क्या कह रही होती है, सर इसके बाद रिवीजन नहीं करा देंगे आप, तो 4-5 दिन की सारे टॉपिक एक दफा पढ़ा दें। अच्छा, वो सारे टॉपिक क्यों पढ़ा दें? क्योंकि भैया ने खुद तक काम किया कोई नहीं, तो उनकी कह रहे हैं टीचर का मुद्दा बांध गए कि तू जरा फिर रिवाइज करा दे, और अपने दिल को तसल्ली नहीं, होश के नाम न लिए तो आप यकीन करें कौमें आगे निकल चुकी हैं, हम बहुत पीछे रह गए। तो एशिया में भी अब पीछे रह गए, और उसकी सिर्फ एक वजह है, आप फेसबुक उठाए तनकीद आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हराम है कि अपना काम सही करते हैं, अपना काम हम ठीक नहीं करते। जबकि डॉक्टर अपना काम ठीक करे, इंजीनियर अपना काम ठीक करे, बैंकर अपना काम ठीक करे, उस्ताद अपना काम ठीक करे, स्टूडेंट अपना काम ठीक करे, कौन तरक्की कर जाएगी? यही तो चाहिए, यही तो नहीं हो रहा, बाकी तो सब कुछ हो रहा। क्या ख्याल? अच्छा बच्चों, बैक टू द पॉइंट कीजिए। मेरा कहना जरूरी था कि आप भी दूसरी कौमों की तरह, सहाबा की तरह सोचें और अपने काम को इबादत समझ के करें, हक हलाल समझ के करें। अच्छा बच्चों, अब देखिए इनपुट इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन। इनपुट क्या है? टैक्स लगा किस पे? सप्लाई ऑफ गुड्स टू द पर्सन। टैक्स लगा किस पे? इम्पोर्ट। देखिए जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 2 तरह की चीजें होती है ना, एक वो जो लोकल बनी होती है और एक वो जो बाहर से आती है। यानी गाड़ी बनाने में तो बेशुमार चीजें ऐसी होगी जो कहां से आती हैं, इम्पोर्ट होती है। कार्बोरेटर इम्पोर्ट होता है, गाड़ी के जो पेट्रोल फिल्टर है वो इम्पोर्ट होता है, जो पेट्रोल को भर के भेजता है इंजन में, और इंजन के कंपोनेंट आते हैं। तो लिहाजा कुछ चीजें आती हैं कहां से, लोकल, उन पे टैक्स लगता है, और जो इम्पोर्ट होती है उन पे भी टैक्स लगता है। उसके बाद क्या है? टैक्स लिव्ड ऑन द फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये कौन सी वाली होती है? गुड्स बनाई और सर्विसेज रेंडर्ड की, तो मैन्युफैक्चरिंग का होता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, तो ये कौन सा टैक्स है? प्रोविंशियल। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? आजाद जम्मू कश्मीर, वो भी तो एक तरह से हमारी एक रियासत है, सूबा। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? तो उसको भी आप कह सकते हैं हमारी एक रियासत है, सूबा। डन होगा जी? तो ये बिल्कुल वही चीज है कि टैक्स इम्पोज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स इम्पोज ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टैक्स इम्पोज ऑन द क्या है? टैक्स मोड इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विसेज acquired by the person, and provincial sales tax levied on the services rendered, and the tax on the adopted state of Azad Jammu Kashmir on the supply of goods and सर्विसेज। तो Azad Jammu Kashmir ने अपना एक टैक्स लगाया। क्लियर जी? तो इसमें कौन कौन से मटेरियल वाले हैं और कौन कौन से जो है वो, शाबाश, कौन कौन से मटेरियल वाले हैं, कौन कौन से सर्विसेज वाले हैं। तो ये वाला देखिए, ये गुड्स का भी है और ये दोनों किसके हैं? गुड्स के हैं, ठीक है। और ये वाला किसका है? तो प्रोविंशियल तो लगते ही सर्विसेज का है, ठीक है।
तो ये सर्विसेज का है, ये सर्विसेज एंड गुड्स दोनों का है, और ये दोनों क्या है, गुड्स के हैं। आजाद जम्मू कश्मीर तो जाहिर है दोनों को डील करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को डील करेगा, ठीक है जी, नहीं सॉरी गुड्स को डील करेगा जो वहां से बन के आती है। आजकल मल्टीफॉर्म का प्लांट वहां लगा हुआ है, ड्यूराफॉर्म का प्लांट वहां लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ एरिया ऐसा दिया जहां टैक्स फ्री जोन बना। अच्छा बच्चों, लेकिन जो आगे फर्नीचर बना रहे हैं, उससे सोफा सेट बना रहे हैं, उनको तो देना पड़ेगा ना इनको। अच्छा बच्चों, अब क्या आ गया, टाइम ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स। क्या टाइम है इसका? कहता है रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स अनलेस, ये कब तक नहीं कर सकता? जब तक इन केस टैक्सेबल सेल मेड इन पाकिस्तान he holds tax invoices in his name and bearing his registration number in respect of such supply for which return is furnished। यानी उसके पास सेल्स टैक्स नंबर होना चाहिए और वो वाली इनवॉइस होनी चाहिए। तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जाहिर है वो बेयर नहीं कर सकता, और अगर वो टेम्परेरी रजिस्टर्ड है तो वो फॉलो ऑन करेगा, जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तब क्लेम करेगा। In case of electricity or gas bill bearing his registration number and address where connection is installed, तो क्या होगा, गैस और बिजली के बिल पे रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए जहां पे वो इंस्टॉल है। अगर एड्रेस किसी और का और क्लेम आप कर रहे हो, इज इट पॉसिबल? योर फैक्ट्री इज इन द 7 स्टार and bill is forward of the Raymond Road, can work? No। तो उसने कहा ये भी तुम क्लेम ऊपर वाला साथ मिलाए नहीं कर सकते। अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा बिल का एड्रेस और है, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग साइट का एड्रेस और है, तब भी नहीं कर सकते। इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान ही होल्ड्स गुड डिक्लेरेशन ड्यूली क्लियर्ड बाय द कस्टम, तो वो तब कर सकते हो अगर तुमने ड्यूली क्लियर कराया हो। कहां से? कस्टम से। तो इसे अगर कस्टम क्लियर ना हुआ प्रॉपर तरीके से, सिर्फ कागज ले जाओ, जैसे मतलब चीजें तो अभी आई नहीं, अभी कहां फंसी हुई है, तब भी तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते। इन केस ऑफ परचेज इन ऑप्शन ही हैड ट्रेजरी चलान इन हिज नेम एंड बेयरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर उसने कोई फैक्ट्री बैंक करप्ट हो गई, वो सेल हो रही थी, ऑप्शन में से खरीद के ले आया तो ले सकता है, लेकिन क्लेम कब कर सकेगा? अगर उस पर प्रॉपर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद हो। सप्लाई डिक्लेयर इन हिज रिटर्न, पे ड्यू टैक्स एंड शोन इन रिटर्न। उसके जो कागजात है वो क्लियर करें कि डिक्लेयर करें कि इन हिज रिटर्न जो पे थे टैक्सेस के वो शोन हो के उसने वो पे किए हुए, वो पे किए हुए। यानी हो सकता है उसके ऊपर कोई और ड्यूटी या वो चीजें हो तो जो तुम्हारी दायित्व है वो तुमने की हो, वो ड्यू ना हो, ठीक है। अच्छा, अगर ड्यू हो तो सब केसेस में आगे चल के उसने बताया एक हल भी होता है। अच्छा बच्चों, अब आ गया इनपुट टैक्स नॉट एडमिसेबल, ये एडमिसेबल नहीं होगा। अच्छा, किन किन सूरतों में एडमिसेबल नहीं होगा? पहली बात, इनपुट कंपोनेंट एंड मटेरियल विच आर नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन आर ऑफ टैक्सेबल। क्या मतलब हुआ जी? वो चीजें मंगवा लो जो इनपुट में यूज ही नहीं हुई, वो चीजें जो इनपुट में यूज ही नहीं हुई। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी बनाते हैं और जो आपने इनपुट मंगवाई है वो जहाज का सामान है, तो यूज नहीं ना हुआ। क्या हाल है? आपको कारपेंटर गाड़ी का चाहिए था, आपने जहाज का बनवा लिया। तो इसी कहता है कि इनपुट कंपोनेंट एंड मटेरियल विच आर नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, इनपुट कंपोनेंट एंड मटेरियल विच चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इन इज पेएबल इन एडिशन टू 17%। तो आपने पे 17% किया हो, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी बनता हो और वो अदा ना किया हो, वो अदा ना किया हो, तो इनपुट कंपोनेंट एंड मटेरियल विच चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेएबल। पेड नहीं, पेएबल है, यानी अभी अदा नहीं किया। और इनपुट कंपोनेंट एंड मटेरियल आइडेंटिफाइड बाय बोर्ड भी कह सकते
कि यार ये जो पंखा है ना इसके जो आप प्रॉपर यूज उस पर ठीक है, लेकिन ये जो परों पे मांगने आ जाते हो ये बंद आज क्योंकि पर तुम पुराने मेटल से बना ले तो ये मेरी साथ इसका समझ आ, प्लास्टिक के बना ले, जब बाद गत्ते के बना दे, यानी आप पंखों के पर गत्ते के बन जाते। अच्छा, इनपुट कंपोनेंट एंड मटेरियल विच सप्लायर नॉट पेड द सेल्स टैक्स, जिसके ऊपर सप्लायर ने सेल्स टैक्स नहीं दिया उस पर तुम भी टैक्स नहीं ले सकते। इसका मतलब है सप्लायर का भी हिसाब क्या होता है और बायर का भी हिसाब क्या होता है, वो देख लेते हैं कि इस चीज पर सप्लायर ने टैक्स दिया है तो बायर क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर सप्लायर ने नहीं दिया तो बायर भी क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि उसने नहीं दिया, हमारे पास आया नहीं तो हम आगे आप कैसे दे दें, पल्ले से थोड़ी देना उन्होंने। अच्छा, उन्होंने तो लेना है, ऐसा नहीं कि उनसे आप रिटर्न लेते हैं और बेवकूफों की तरह दे दें। If registration person fail to provide information and record of import, यानी इंपोर्ट का रिकॉर्ड आप साबित नहीं कर सके, आपसे मांगा गया तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं था। There is discrepancy in record, आपके रिकॉर्ड में क्या है, डिस्क्रिपेंसी, यानी जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो और है, जो आपके पास है वो और है, और आपके कागजात आपस में टैली, इनवाइस में कुछ और लिखा है और प्रूफ में कुछ GRN कह लीजिए उसको कुछ और लिखा है। इनपुट कंपोनेंट मटेरियल नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, ये कब हुआ होगा, बनाता गाड़ी है और जो इनवाइस है वो जहाज की है, पुर्जों की, तो टैली नहीं करता। इसी तरह गुड्स एंड सर्विसेज जो नॉन बिजनेस कंजम्पशन के लिए ली गई हैं, अब नॉन बिजनेस कंजम्पशन की कौन सी चीजें हो सकती हैं कि फैक्ट्री के लिए रेत मंगवाई गई, बजरी मंगवाई गई, सीमेंट मंगवाई गई, बन्नी गाड़ियां हैं, तो ये रेत, सीमेंट और बजरी है, इसका इनपुट टैक्स लिया जाएगा। आपको याद है हमने कहा था वो केबल जो गाड़ी में इस्तेमाल हो उसका टैक्स ले लो, वो केबल जो फैक्ट्री में लगी उसका टैक्स नहीं लगेगा। तो लिहाजा देखिए, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है उसके लिए मटेरियल मंगवाया, पेंट मंगवाया, अच्छा इलेक्ट्रिकल चीजें मंगवाई है, सैनिटरी फिटिंग मंगवाई है, पाइप्स मंगवाए हैं, केबल्स मंगवाई हैं, ये सारी चीजें काउंट नहीं होंगी। सिर्फ कौन सी काउंट होंगी, ये वाली देखो, सच गुड्स एक्वायर फॉर सेल और रीसेल फॉर डायरेक्ट यूज इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ ये वाली, बट एक्सक्लूडिंग, ये देखिए यहां लिखा हो बट एक्सक्लूडिंग, यानी ये जिनका जिक्र हो ना ऊपर मटेरियल पेंट, उसमें ये एक्सक्लूड हो जाते हैं। कौन से एक्सक्लूड हो जाते हैं, जो सेल से रीसेल यानी खरीद के आगे बेचे जा रहे हैं, तो ज्यादा खरीदा है तो टैक्स दिया, बेचेंगे तो टैक्स नहीं, ठीक है। तो उसके अलावा है कि उसमें शामिल नहीं कर देना, बट के बाद फिक्रा उनका है, जो बट के बाद का फिक्रा है जायज का, और बट से पहले का फिक्रा किसका, नाजायज का। क्लियर बच्चों। अच्छा, व्हीकल एज कंपेयर ऑन कस्टम एक्ट, पार्ट ऑफ सच व्हीकल इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। अब बताइए इस पे लेना चाहिए इनपुट टैक्स। सामान की फराहमी की गई है जिस पर इनपुट काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन फरोख्त या दोबारा फरोख्त हासिल करना सामान के ऊपर आप ये काबिल कबूल होगा, यानी जो खरीद कर बेच रहे हो वो कबूल है, और उसके अलावा जो होगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। पढ़ लेंगे ना उर्दू। अच्छा, सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट इम्पोज बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कुछ सर्विसेज प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मना किया हुआ देने पे टैक्स, ठीक है। तो जिस पर उन्होंने कह दिया कि ये एडमिसेबल नहीं है, ये साथ में लाएंगे ना, तो जिस पर उन्होंने कह दिया कि एडमिसेबल नहीं है तो फिर नहीं है। एंड देन इंपोर्ट एंड परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, क्योंकि उसके लिए अलग से सेल्स टैक्स कितना लगा दिया हुआ है, 7%, तो उसको तुम शामिल नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो फील्ड अलग है। अच्छा, देन if till that time buyer filing the return supplier yet not forward the list of goods, बताइए उस टाइम जब आप सुने बेटा, एक मिनट टाइम में, अच्छा कि उस वक्त जब आप बायर फाइलिंग कर रहे हैं रिटर्न की और सप्लायर ने अभी तक लिस्ट फॉरवर्ड नहीं की,
तो फिर वही वाली बात, उधर से तो वो वेरीफाई नहीं होगा। तो इसका मतलब बेचने वाले को भी रिटर्न दे देनी चाहिए और फिर खरीदने वाले की रिटर्न काबिल कबूल होगी। तो क्या लिखा है, कहता है अगर खरीदार रिटर्न भरने के वक्त तक सप्लायर ने अभी तक अपनी टैक्स रिटर्न में सामान की फहरिस्त आगे नहीं भेजी, उसने आगे नहीं भेजी, तो ये दोनों अतराफ के रिकॉर्ड के साथ नहीं मिल सकती। तो जब ये दोनों के साथ नहीं मिल सकती तो फिर ये टैक्स भी नहीं रिफंड हो सकता। इंपोर्ट ऑफ स्क्रैप कंप्रेसर, ये बहुत बड़ा मसला था। स्क्रैप कंप्रेसर इंपोर्ट किए जाते थे, पुराने होते थे और नए क्लेम किए जाते थे, तो उन्होंने लिख दिया कि ये अब एडमिसिबल ही नहीं है। और इसी तरह इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड मींस, जब तुम्हारा सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ये बहुत बड़ी बात है, कई दफा न्यूमेरिकल में आ चुकी है। याद है न्यूमेरिकल में सबसे पहले किस चीज को काटते थे? हाँ, ये अब वो पॉइंट आया, यानी वो मैंने न्यूमेरिकल पहले करा दिया, ला आ जाया आपके सामने। क्या? इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड मींस पर्सन कैन रिक्लेम ओनली सच पोर्शन ऑफ इनपुट टैक्स एज एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लायर। सिर्फ वो हिस्सा तुम क्लेम कर सकते हो, कौन से वाला कर सकते हो? टैक्सेबल सप्लायर। और अगर इनवॉइसेस पर CNIC और NTN ना हो या SNTN ना हो तो डिडक्टेबल ये वो आगे डिडक्ट ही नहीं कर सकते हो, किससे टैली करना है तब भी, तो ये क्या हो जाएगा? फेक हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, बस ये रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो जाएगी ना, फिर अलग अलग कैसे करूंगा फिर उसको, मुझे मैच नहीं करना आता, तो ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, प्रोविजनल एडजस्टमेंट एंड फाइनल एडजस्टमेंट। देखिए बात यह है कि आप हर महीने थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करते रहेंगे, लेकिन फाइनली एक रिटर्न देंगे जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट होगी। तो देखिए कहता है माहाना इनपुट गोशवारों में दिए गए रिकॉर्ड को आरजी रिकॉर्ड समझा जाएगा। एक खत्मी रिकॉर्ड साल के आखिर में मजबूत किया जाएगा। कंसोलिडेट की उर्दू है, मजबूत किया जाएगा, कंसोलिडेट किया। तो रिकॉर्ड गिवन इन मंथली इनपुट रिटर्न विल बी कंसीडर्ड एज प्रोविजनल। A final record will be consolidated at the end of the year tax return। जो आखिरी 12वीं होगी ना क्लोजिंग ईयर पे, वहां सारा खाता पक्का कर दिया जाए। क्लियर बच्चों? अच्छा, और आपको पता है बड़ी कंपनियों को तो एक अलग से साल बाद रिटर्न देनी पड़ती है। अच्छा बच्चों, द रिसीव्ड वैल्यू एंड सेल्स क्या होगी? शाबाश, ऊपर का हेडिंग मिलाते हैं, प्रोविजनल एडजस्टमेंट फाइनल, तो इसके अंदर रिवाइज वैल्यू जो है वो एडजस्ट की जाएगी, डिफरेंस ऑफ वैल्यू एंड सेल्स टैक्स एडजस्ट किया जाएगा, यानी वो जो फर्क हम कह रहे हैं कम ज्यादा। उसके बाद रीजन फॉर रिवीजन ऑफ वैल्यू दी जाएगी, क्या रीजन थी, और फिर सिग्नेचर देखे जाएंगे। अच्छा, पहले वाली ये जो बातें थी वो आउटपुट के एतबार से थी, और अब वाली कौन सी है? हाँ, दैट्स इट, ये फर्क है दोनों में। ठीक है जी। और वही बात है, जब तुम क्रेडिट नोट इश्यू करोगे तो उसकी कॉपी तुम्हारे पास होनी चाहिए रिकॉर्ड में। जब ऑडिट किया जाए तो हमें उस कॉपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गई बात? प्रोविजनल एडजस्टमेंट एंड फाइनल एडजस्टमेंट। पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शन एक्सीड कितनी? 50,000 मस्ट बी कैसे की जाए? क्रॉस चेक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए, और मेड विद इन 180 डेज ऑफ द इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। कि जो तुम डेबिट नोट इश्यू कर रहे हो ना, उसके अगेंस्ट जो तुम चेक इश्यू कर रहे हो कैश में नहीं कर सकते, किस में करोगे? वही रूल यहां भी लगेगा। अच्छा, अब जब तुम उसे इश्यू कर दोगे तो 180 दिन के अंदर अंदर वो चेक जाके अकाउंट में आ जाना चाहिए। और लाजिम बात ये, इन दिस पीरियड में बी एक्सटेंडेड। कमिश्नर इस पीरियड को क्या कर सकता है? कब करेगा एक्सटेंड? हाँ, लेकिन बायर वुड नॉट बी अलाउड टू एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो रेटिंग। सप्लायर विल नॉट बी अलाउड इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो रेटिंग। इस पे उसे अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये कंडीशन मीट नहीं करता। कौन सी वाली? एकदम आपने ये क्या सर ने कह दिया कि नमाज मत जाओ नमाज के करीब। नहीं, अभी सर इतने देर से पढ़ा रहे थे कि जीरो रेट का रिफंड हो सकता है,
टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। तो एकदम क्या कह दिया नहीं मिल सकता, तब नहीं मिल सकता जब ये कंडीशन मीट ना हो। कौन सी वाली? ये कि 50,000 से ऊपर का टैक्स है, कोई रिटर्न है तो कैसे देनी पड़ेगी? ठीक है, क्रॉस चेक के जरिए, और 180 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जानी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसके अलावा ये भी कहता है कि कंटेन ट्रांजैक्शन एंड इनपुट टैक्स रिलेटेड टू दैट आर एडमिसेबल। ये एडमिसेबल है क्या? वेयर सम रिसीव इन अ पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन, ये लफ्ज पहले भी आप पढ़ चुके हैं। बताइए जुमले का क्या मतलब है? कुछ चेक में और कुछ के बदले चीज दे दी, थोड़ा बार्टर थोड़ा कैश, तो ये हो सकता है, ये अलाउड है। लेकिन इसके लिए क्या है? गुड रिसीव इन काइंड शुड बी टैक्सेबल, यानी ये ना होगा हमें टैक्स का अंदाजा ही ना हो सके, टैक्सेबल होनी चाहिए। दूसरी, गुड रिसीव आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड। तो आप कर सकते हो पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन अदर, बट गुड शुड बी असेसेबल एंड रिकॉर्ड शुड बी अवेलेबल। कौन सी दो बातें? गुड शुड बी असेसेबल, हाँ। लेकिन इस सिलसिले में बैलेंस अमाउंट इफ मोर देन 50,000 मस्ट बी डन थ्रू क्रॉस चेक। तो तब भी क्या करोगे? जो कैश है वो फिर भी कैश नहीं, जो सॉरी जो अमाउंट है वो कैश में नहीं जानी चाहिए। रूल वही है, किसमें जानी चाहिए? क्रॉस चेक। अच्छा, ये क्या किया आपने? ये बंदा बढ़ा दिया लाके। कहता है एडजस्टमेंट इनपुट टैक्स वाइल सेल्स टैक्स ट्रीटमेंट। Every person is allowed to adjust input tax not more than 90% except public limited company। ये कौन से वाली बात कर रहे हैं? याद है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो यहां पे लिखते हैं आउटपुट टैक्स, याद आया जी? अच्छा, और यहां पे क्या लिख देते हैं? लोअर ऑफ। तो लोअर ऑफ में क्या लिखते हैं? एक्चुअल, और उसके आगे क्या लिख देते हैं? सेल। याद है आपको? ये वो वाला है। एवरी पर्सन इज अलाउड टू एडजस्ट इनपुट टैक्स नॉट मोर देन 90%। ठीक है ना? हाँ, पब्लिक लिमिटेड एक्सेस इनपुट शेल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। याद है वो नीचे एक टोटल आ जाता था ब्रैकेट में और आप सवाल करते थे, तो उसने क्या कहा था? एक्सेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हम नीचे जाके लिखते हैं ना कैरी फॉरवर्ड, और उसमें से हम उसको माइनस करके निकाल देते हैं। अच्छा, अब बच्चों तो आज समझ आई कि वो क्यों लिखते थे सर। अच्छा, नाउ यू सी एडजस्टमेंट आर रिफंड ऑफ इनपुट टैक्सेस ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है जी। अब इसकी एडजस्टमेंट कब होगी? सेकेंड मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या मतलब? वो हिसाब आगे जाता रहेगा, साल की क्लोजिंग पे उसे क्लोज कर देंगे और आप उसके लिए फाइनल वैल्यू दे देंगे कब? जब साल क्लोज होगा उसके अगले 2 महीने, यानी जुलाई में खत्म हुआ, कौन कौन सा महीना? अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर तक। ऐसे है जी? यानी वो जो महीने की रिटर्न जा रही वो जा रही है, लेकिन साल के एंड पे क्या होगा? क्लोजिंग तो करनी पड़ेगी ना जी। बिल्कुल। बोर्ड में प्रिस्क्राइब एनी अदर लिमिट फॉर ऑफ इनपुट एडजस्टमेंट फॉर, किसी के लिए बोर्ड इसको चेंज कर सकता लिमिट को। यानी ऐसा भी हो सकता है ना, कोई बंदा अपना क्लोजिंग ईयर दिसंबर में करवा ले, हम पढ़ के आए हैं, तो उसके लिए बोर्ड चेंज कर सकता है स्पेशल ईयर। अच्छा, एनी ऑडिट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन फर्निशिंग द सर्टिफिकेट मेंशन्ड अबव। इसके साथ जो हमें सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर उसके अंदर कोई मिसकंडक्ट पाया गया तो क्या होगा? देयर विल डिसिप्लिनरी एक्शन। किसके खिलाफ? उस ऑडिटर के खिलाफ। कि साल बाद हिसाब किया था, तुमने ऑडिट रिपोर्ट दी और उसके अंदर ये गड़बड़ आई है, तो चलो आ जाओ लाइन में। ठीक है जी। अच्छा, इन केस ऑफ टायर 1 रिटेलर, ये टायर 1 रिटेलर कौन से होते हैं? ये वो वाले नहीं होते जिनके बिजली के बिल में सेल्स टैक्स जाता है, इनका वो वाला टैक्स होता है इनपुट और आउटपुट। नॉट इंटेग्रेट हिज रिटेल आउटलेट इन द मैनर ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अपने जो उनकी आउटलेट है, सेल्स की शॉप है, उसको प्रिस्क्राइब रूल के मुताबिक उन्होंने लिंक नहीं किया किसके साथ, या उसके रिकॉर्ड नहीं रखे, तो आर पार्ट ऑफ देयर ऑफ द, या पूरा साल
या पूरा साल क्या नहीं किया बच्चों? बोलो बोलो बोलो। इंटेग्रेट नहीं किया ना रिटेलिंग सिस्टम के साथ। किसको? दुकान को अपनी नहीं किया पूरे साल के लिए, या पार्ट ऑफ इट। द एडजस्टेबल इनपुट टैक्स फॉर होल ऑफ द टैक्स पीरियड shall be reduced 60% as punishment। कुछ महीने क्यों नहीं किया? चूंकि टायर 1 के अलावा जो थे उसको तो हमने ले लिया बिजली के बिल पे, तुमसे तो हमने इस पे लेना था। और अगर उसके अंदर तुम साल में कुछ महीने गायब रहे हो तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो क्या होगा? तुम्हारी जितनी रिटर्न आएगी उसको कितनी देंगे? 60%। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो ये आप दोबारा सुनेंगे एक दफा जाके क्या ख्याल है? अच्छा, ये सारी बातें